सो वेलकम बैक गाइज। वी हैड स्टार्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने ढेर सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे। बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, बाद में प्रूडेंस देखा था, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटल अकाउंटिंग सिस्टम्स, हमने ये सारी चीज़ें समझी थी। अब एक 7-8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बच्चे एक बार उतना कवर कर लेते, फिर एक ब्रीफ रिकैप ले लेंगे, ठीक है। तो हमने 9th वाला कवर किया था, मटीरियलिटी। Now let's check out the 10th concept, that is capitalization. कैपिटलाइजेशन क्या कंसेप्ट है? ये है फिक्स्ड असेट से रिलेटेड। फिक्स्ड असेट हमारे बुक में कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड असेट कौन से अमाउंट पे हमारे बुक्स में कैपिटलाइज होनी चाहिए, ये बात हमें बताता है हमारा कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए हमने एक एसी खरीदी है, एयर कंडीशन हम खरीद के लाते हैं। ठीक है, उसका कीमत है 50,000 रुपया, उसका कीमत है 50,000 रुपया। तो हमारे बुक्स में ये एयर कंडीशन क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, हमने ये बात हमें पता चलेंगी कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट से। ये एक वैल्यूएशन वाला प्रिंसिपल है। तो देखते हैं, तो क्या सर हमने जो एसी खरीदी है वो 50,000 की दिखा दे हमारे बुक्स में? ये सर ऑब्वियसली दिखा देनी चाहिए, लेकिन कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट इससे एक स्टेप और आगे जाता है। कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट एक स्टेप और आगे जाता है। कॉस्ट कितनी लगी भैया आपको? 50,000 की कॉस्ट लगी, ये तो उसमें ऐड होगी, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन भी लगा, आपने एसी खरीदी है कोथरूड में, और आपका ऑफिस है कोरेगांव पार्क में, तो कोथरूड से कोरेगांव पार्क का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आपको। तो मान लो 1,000 रुपया तो ट्रांसपोर्टेशन का लग गया। फिर जब वो एसी आपके ऑफिस पे आ गया तो आप क्या नीचे ही रख दोगे क्या? नहीं, उसे कहीं वॉल पे माउंट करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन लगेगा। तो इंस्टॉलेशन का भी कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है, कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो रहा है। मान लेते हैं ये भी हो रहा है, ये कुछ 2,000 का हो रहा है। तो कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि फिक्स्ड एसेट को उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने का जितना भी खर्चा लगा है वो सब कैपिटलाइज करना है, वो सारा खर्चा हमें कैपिटलाइज करना है। तो जो एयर कंडीशन है उसे वर्केबल कंडीशन कब आएगी? हम कब बोलेंगे कि एयर कंडीशन अभी यूजफुल है, अभी उसको हम यूज कर सकते हैं? जब वो हमारे ऑफिस में इंस्टॉल हो जाएगी, when we will install the air condition in at our office। तो उसे प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए क्या क्या खर्चा लगा? पहले तो हमें ये 50,000 का उसका बिल पे करना पड़ा, बाद में अपने ऑफिस तक का ट्रांसपोर्टेशन लगा, बाद में इंस्टॉलेशन का 2,000 लगा। अब जाके वो एसी यूज़ करने लायक हुआ है, अब जाके उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर दिस कंसेप्ट हमने एयर कंडीशन हमारे बुक्स में कैपिटलाइज करना चाहिए 53,000 पे। कितने पे? 53,000 पे। कितने अमाउंट पे? 53,000 पे, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, क्या लिखेंगे इसे हम? ऑल दी एक्सपेंसेस which are incurred to bring the fixed asset at its present location and condition shall be capitalized, ठीक है। तो असेट से रिलेटेड वो सारे खर्चे जो उसे उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक के लग रहे हैं, वो सारे खर्चों को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। वी विल कैपिटलाइज ऑल दैट एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, ओके। तो मान लो अपना क्लास चल रहा है कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में।
अब आप आपके घर से आते हो एक्टिवा पे। आज आपका मूड हुआ नहीं यार अकाउंट्स का लेक्चर नहीं करना है, अकाउंट्स का लेक्चर बंक करना है, तो आपने बोला चलो मूवी जाएंगे। आपने आपके फ्रेंड ने आपको बोला चलो मूवी जाएंगे, और मूवी का जो थिएटर है आपके क्लासेस से 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या आप पैदल जाओगे क्या? नहीं। आपके पास एक्टिवा है तो आप बोलोगे चल मेरी गाड़ी पे चलते हैं, चल मेरे एक्टिवा पे हम मूवी देखने जाते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, चल मेरे गाड़ी पे बैठ के हम मूवी देखने जाएंगे, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन ज़रा ये बताना, वो जो गाड़ी है, वो जो टू व्हीलर है, वो टू व्हीलर क्या जो हायाबुसा है, वो जो हायाबुसा है, वो जो एक्टिवा है, क्या वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? क्या वो उस पे उसके आरसी पे आपका नाम है? नहीं, वो तो रजिस्टर्ड है आपके फादर के नाम पे, वो तो आपके फादर के नेम पे रजिस्टर्ड है ना। तो ये गाड़ी आपकी हुई क्या? नहीं, ये गाड़ी तो आपके फादर की है। लेकिन सर चलाता तो मैं हूं ना सर, क्लास में लेके तो मैं आता हूं ना। रजिस्टर्ड किसके नाम पे है? फादर के नाम पे। यूज कौन कर रहा है? चिंटू कर रहा है, चिंटी कर रही है किसके? फादर की। यूज कर रहा है बिट्टू, बिट्टी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? लीगल ओनर कौन है इसका? लीगल ओनर है आपके फादर, लीगल ओनर है फादर। लेकिन एक्चुअल में यूज कौन कर रहा है? सोनू या मोनू, ठीक है। लीगल ओनर कोई और है लेकिन यूज कोई और कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि चल मेरे पापा की एक्टिवा पे हम मूवी देख के आते हैं? नहीं। तो इसे ही हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगैलिटी को आप साइड में रखो, एक्चुअलिटी क्या है, रियल में क्या है, लीगैलिटी को आप साइड में रखो, एक्चुअल में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है वो देखो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत ही अच्छा, सिंपल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था कि लीगैलिटी को गोली मारो, लीगैलिटी क्या है वो साइड में रखो, एक्चुअल में कोर रियल में ट्रांजेक्शन क्या है उस पर ध्यान देना है। तो हमने ट्रांजेक्शन देखा, एक्चुअल में चला कौन रहा है? हम। तो एक्चुअल में ओनर कौन हुए हम? इसके ओनर कौन है? हम हुए। भले ही वो रजिस्टर्ड होंगी और किसी के नाम पे, लेकिन चला कौन रहा है, यूज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब हम यही कहेंगे चलो मेरे एक्टिवा पे मूवी देख के आते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पापा के एक्टिवा पे मूवी देख के आते हैं। ओके, चलो इतना लिख लो एक बार, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा लेते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, हमने इसके पहले एक कंसेप्ट देखा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में हमने क्या किया कि हम हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहे हैं? नहीं, हम 1 साल के लिए बना रहे हैं, एक स्मॉल जस्टिफाइबल पीरियड ले रहे हैं, और उस पीरियड के लिए हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, है ना। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी इनकम आई है उस इनकम को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा लगा है उतना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि हमने जो इनकम अर्न की है उस इनकम को अर्न करने के लिए जितना खर्चा लगा है उतना ही हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, उतना ही हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस which
आर इनकर्ड फॉर जनरेटिंग sales income shall be debited to profit and loss account, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंसेप्ट को थोड़ा होल्ड पे रख दो आप, जब अभी आप आगे अक्रूवल कंसेप्ट, कैश कंसेप्ट देखोगे, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तब आपको इसकी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कई बार देखो क्या होता है कि हम जो मान लेते कोई एक्सपेंसेस एडवांस में कर देते हैं, जैसे कि हम जो रेंट पे करते हैं, रेंट कैसा देते हैं, हम मंथली देते हैं। ठीक है, हम मंथली देते हैं, लेकिन मान लो क्या हुआ, मार्च में हमने उन्हें एडवांस में रेंट पे कर दिया, हमने मार्च में एडवांस में रेंट पे कर दिया, मतलब अप्रैल का रेंट भी हमने मार्च में दे दिया था। ठीक है, तो हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कब से कब तक बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 से टू 31 मार्च 2021 तक के बना रहे हैं। ठीक है, और अप्रैल कब आता है, 2020 हमारे जो 31 मार्च है उसके बाद आता है अप्रैल 2021। इसका जो रेंट है हमने एडवांस में पे कर दिया है, इसका रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, रेंट क्या है, हमारा खर्चा है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, यहाँ पे पूरी इनकम लिखते हैं। ठीक है, जो भी इनकम आ रही है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो हम डेबिट करते जाते हैं, जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो हम डेबिट करते जाते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा रेंट है 10,000 पर मंथ, तो हमने ये अप्रैल से 31 मार्च तक का 1,20,000 तो भरा ही है, लेकिन हमने साथ में अप्रैल का भी ये बार जल्दी भर दिया है। तो क्या हम 1,30,000 रिकॉर्ड करेंगे यहाँ 100 तो क्या यहाँ हम 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे या 1,30,000 रिकॉर्ड करेंगे? सर हम सिर्फ 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे एज पर दी मैचिंग कंसेप्ट। क्यों? बचा हुआ जो 10,000 है, 10,000 का तो अभी तक हमने बेनिफिट लिया ही नहीं है। 10,000 का बेनिफिट तो हम अगले साल लेने वाले, अगले साल के अप्रैल मंथ में लेने वाले, तो उससे उससे तो अभी हमें कोई इनकम जनरेट ही नहीं हुई, कोई इनकम अक्रू ही नहीं हुई है। तो ये जो 10,000 है ये हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे हम क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट। ये हमारे बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड। क्यों? क्योंकि इसका तो अभी तक हमने बेनिफिट ही नहीं लिया, अभी तो वो अप्रैल का मंथ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर इसका तो हमने अभी तक मज़ा ही नहीं लिया, इससे तो हमें इनकम अभी तक अक्रू ही नहीं हुई है। तो ये एक्सपेंस क्या हुआ, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। तो इसे हम हमारे बुक्स में एज एन असेट रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके, कर लो रिकॉर्ड इतना। ठीक है, हुआ कॉपी? ओके, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। ठीक है,
तो अजम्पशंस मतलब क्या होता है, वही जो हम 19th स्टैंडर्ड में बचपन से देखते आ रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई यही अजम्पशन फॉलो करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। तो सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कुछ ऐसे अजम्पशंस है जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो ये जो अजम्पशंस अभी मैं बताऊंगा ये अजम्पशंस ध्यान में रखते हुए ही अकाउंटिंग की जाती है। अगर जनरली हम जब भी कभी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस है जिसे हम इम्प्लाइड करके चलते हैं कि ऐसा होने ही वाला है। ये 3 अजम्पशंस है, ये 3 अजम्पशंस हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो कौन से है 3? पहला है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो एंटिटी है, हमारा जो व्यापार है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला है, शाश्वत समय तक के ये चलने वाला है। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा व्यापार चलता रहेगा। रिपीट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा बिजनेस चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई शॉप स्टार्ट करते हैं या फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम ऐसा माइंड में लेके चलते हैं क्या कि 2 साल बिजनेस करूंगा, 3 साल बिजनेस करूंगा, 6 महीने बिजनेस करूंगा? नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग पीरियड तक के बिजनेस करना है। मतलब बिजनेस करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है ना। ऐसा कोई सोचता है क्या कि मेरी दुकान 6 महीने में बंद हो जाए, या मेरी फैक्ट्री 3 साल में बंद हो जाए, या मेरा ऑफिस 2 साल में बंद हो जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक अज्यूम्पशन लेके रखते हैं हमारे माइंड में कि हमारा जो बिजनेस है ये लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला है, शाश्वत काल तक के ये हमारा बिजनेस जो है वो चलने वाला है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वी अज्यूम दैट we will continue our business operations for foreseeable future। foreseeable future मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के। क्या? लंबे समय तक के। शाश्वत कहते हैं जिसे हम, है ना। ठीक है, और क्या अज्यूम करते हैं हम कि देयर वुड बी नो नेसेसिटी नॉर एनी इंटेंशन टू लिक्विडेट। हमारी कोई इच्छा नहीं है और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हमारा बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है। और सब्सटेंशियली रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। या ऐसा भी नहीं होने वाला है कि हम पहले 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते थे और अब सिर्फ 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलने वाला है। इतना ही नहीं, हमें हमारा बिजनेस बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, ये भी कहता है कि हम हमारे जो बिजनेस के ऑपरेशंस है अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलाना चाहते हैं। हमारे मन में ऐसा कहीं नहीं है कि हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस कम करना चाहते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि हम 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो अब सिर्फ 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अच्छा, इसका यूज क्या है? देखो, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो एडवांस लेवल पे आपको डेफिनेटली समझ में आने ही वाला है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट,
उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो बुक्स में असेट्स रिकॉर्ड की होती है वो ओल्ड वैल्यू पे दिखाते हैं। जैसे कि हमने 1990 में कोई प्लॉट खरीदा था 10 लाख रुपयों का, तो आज भी हम उसे वो 10 लाख में ही दिखा रहे हैं, हम उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट था? रियलाइजेशन कंसेप्ट भी था। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोल रहा था कि जब तक हमें गेन, जब तक हमें अप्रिसिएशन रियलाइज नहीं होता है, जब तक हम असेट को बेचते नहीं है, जब तक हमने गेन को एक्चुअल में रियलाइज नहीं किया है, तब तक गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। और ऐसी ही बात कुछ हमारा कंजर्वेटिज्म कहता था, ठीक है। तो क्या इसमें ये जो गोइंग कंसर्न है, इसमें गोइंग कंसर्न जो हमने ये पढ़ा था, सॉरी, जो कंजर्वेटिज्म था, कंजर्वेटिज्म में हमारा अजम्पशन गोइंग कंसर्न लागू था। हम ये सोच के चल रहे थे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक के चलने वाला है, ठीक है। लेकिन मान लो कोविड आया, कोविड के वजह से हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ा और हमें इतना इम्पैक्ट हुआ कि हमें अब ऐसा लगा कि जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तब भी हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। मतलब अब हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा, हमें कोई नया बिजनेस, कोई अल्टरनेटिव प्रोफेशन या बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे पता है क्या होता है? ऐसे टाइम पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगेगा क्या? ऐसे टाइम पे जब हमें हमारे बिजनेस बंद करने की नौबत आ रही है या हमारा बिजनेस एकदम मंदा हो गया है, धंधा एकदम मंदा हो गया है, तो क्या ऐसे समय हमें हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है कि हम लंबे समय तक बिजनेस करने वाले। लेकिन आज की बिजनेस की सिचुएशन देख के हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस आज नहीं तो कल बंद होने वाला है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? हमारी जो बुक्स में असेट्स दी है उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। वी विल रिकॉर्ड दी असेट at its realizable value, at its market value and not at the historical value, ठीक है। ये अभी समझा हो तो ठीक है, न तो सिर्फ और सिर्फ गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे अभी ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक के चलता रहेगा, हमारा बिजनेस लंबे समय तक के चलता रहेगा। नेक्स्ट अजम्पशन है सेकेंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी। सेकेंड अजम्पशन है हमारा कंसिस्टेंसी। Accounting principles followed by the entity shall be consistent. That is, the same policies shall be followed एवरी ईयर, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि हमने जो मेथड फॉलो की है, हम जिस मेथड से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने यूज किए हैं, वही प्रिंसिपल्स को, वही मेथड्स को यूज करके हमें हर साल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में हमने कोई दूसरा मेथड फॉलो किया, सेकेंड ईयर में दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमें एक कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, कोई स्टैंडर्ड मेथड एक बार जो फॉलो कर ली है, हर साल हमें वही फॉलो करना है। बार बार हम हमारे मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे। ये जब हम इन्वेंट्री या डिप्रिसिएशन का टॉपिक देखेंगे तब आपको इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगा इसका। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको इतना तो ध्यान में आ गया है कि हमने जो रूल्स बनाए हैं वही रूल्स फॉलो करना है। अपने पुणे के जैसा नहीं, आज किसी लेन को वन वे कर दिया तो कभी दूसरे लेन को वन वे कर दिया, कभी किसी लेन को वन वे कर देते हैं तो रातों रात सुबह अगले दिन पता ही नहीं चलता, हम गाड़ी डालते और सामने दिखता है कौन? हमारे मामा। सामने मामा दिखते हैं और वो बोलते नो एंट्री झालेला आहे ए दगड्या, हा रास्ता नो एंट्री झालेला आहे आता। बार बार चेंज हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। इससे क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे कि मान लो फर्स्ट ईयर में हमने कोई एक्स पॉलिसी यूज़ की थी,
सेकेंड ईयर में हम वाई फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो मेजरेबल नहीं रह जाएगा। फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपेरेबल नहीं रह जाएंगे। तो कंपैरिजन तो आनी चाहिए ना। हमने अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स में भी तो देखा था कि हमें एक पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरे पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते आना चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी कब पॉसिबल रहेगी? जब हम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे। आता एकाकडे लक्ष दिलं आहे ना, शेवटपर्यंत तिथंच आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे। जिस पे ध्यान दिया है, जो हमने पॉलिसीज फॉलो की है, वही पॉलिसीज एंड तक फॉलो करनी है। अच्छा, 3 एक्सेप्शन है इसके, जो अभी हमें आगे पता चलेंगे कि कब कब हम हमारी पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जब हम हमारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड है अक्रूवल। देखो, 2 कंसेप्ट है हमारे पास, एक है कैश कंसेप्ट और एक है अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? जब हमें इनकम अक्रू हो रही है तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। जब एक्सपेंस अक्रू हो रहा है तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपना कपड़ों का दुकान है और अपन ने 1 लाख रुपए के कपड़े बेचे हैं। किसे? अपने नेबर को, सोनिया को। सोनू को अपन ने 1 लाख के कपड़े सेल किए हैं। ठीक है, अब सोनू ने अपने को 80,000 कैश दे दिया। सोनू ने 80,000 कैश दे दिया और बचा हुआ 20,000 वो बोलता है कि मैं अगले महीने दूंगा। बचा हुआ 20,000 वो क्या बोलता है? मैं अगले महीने दूंगा। तो हमें एक्चुअल में मिला कितना? 80,000, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 1 लाख। तो ये जो बचा हुआ 20,000 है, ये तो हमें मिलने वाला ही है ना। ये इसके अगेंस्ट में जो गुड्स थे हमने तो वो दे दिया है ना, हमने तो सेल कर दिया है ना। तो हमारी तो 1 लाख की इनकम अक्रू हो गई है ना। मिला नहीं मिला वो बात की बात है। एक्चुअल में रोकड़ शेड हमारे घर में आए नहीं आए वो बात की बात है। रोकड़ा घर में आया है नहीं आया है, कैश घर में आई है नहीं आई है, वो बात की बात है। लेकिन इनकम तो अक्रू हो गई है ना। तो हम हमारे बुक्स में 1 लाख का सेल रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 80,000 का। वी विल रिकॉर्ड 1 लाख का सेल, 80,000 का कैश सेल और 20,000 का क्रेडिट सेल। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में देखा था, कैश सेल, क्रेडिट सेल, है ना। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर क्रेडिट पे भी सेल हो रहा है, इनकम अगर ड्यू हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। ये 20,000 तो ड्यू हो गए ना, 20,000 तो हमें मिलना चाहिए था ना, ड्यू है ना, ये हमें मिलने ही वाले हैं ना। तो इसे भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इसे भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपना अकाउंट्स का क्लास चलता है 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ्स अपना अकाउंट्स का क्लास चलता है। फरवरी में स्टार्ट किया अपने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, और अपना फीस है 40,000। अकाउंट्स का अपना फीस है 40,000 और 4 महीने अपना क्लास चलता है। लेकिन आपको पता है कि रौनक सर ने सिखाया था फिनेंशियल ईयर अपना होता है ख़त्म 31 मार्च को। 31 मार्च को अपना फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है। और आपने, आपका नाम है सोनू, आप मेरे पास आए, आप हमारे पास आए, आपने क्लास ज्वाइन की और आपने कहा सर आपकी फीस है 40,000। 4 लाख होती ना साहब तो भी मैं पे कर देता, आप इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हो, आप तो सिर्फ 40,000 ले रहे हो। तो सर आपका फीस है 40,000, ये 40,000 में बैच खत्म होने के बाद मतलब मई एंड में दूंगा आपको, चलेगा क्या? मैं बोला चलाना ही पड़ेगा, भरोसे की बात है। आप बोलेंगे सर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? तो इसीलिए मैं बोला चलाना ही पड़ेगा। तो चलो, मुझे फीस कब मिलने वाली है? मुझे फीस मिलने वाली है मई में, मतलब मेरा फिनेंशियल ईयर खत्म कहाँ हो रहा है? 31 मार्च को। लेकिन रोकड़ कब आ रहा है? रोकड़ा कब आ रहा है? पैसा कब मिल रहा है? कैश कब मिल रही है? मई एंड में। तो क्या ये 40,000 की इनकम मेरी ये साल हुई नहीं है क्या? ये 40,000 की इनकम मेरी अगले साल हुई है क्या? नहीं, इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा अक्रूवल कंसेप्ट पे। इसे मैं अक्रूवल कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करूंगा।
अक्रूवल अजम्पशन अक्रूवल के थ्रू कैसे रिकॉर्ड करूंगा, देखो अप्रोक्सीमेटली 40,000 फीस है और अप्रोक्सीमेटली 4 महीने अपनी क्लास चलती है और डेली 2 आवर्स अपनी क्लास होती है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने का 10-10 हज़ार फीस हुआ, हर महीने का 10-10 हज़ार फीस हुआ। तो मैं क्या करूँगा, एज ऑन 31 मार्च, फेब्रुवरी का 10 और मार्च का 10, ऐसे कुल मिला के 20,000 का मेरे बुक्स में फीस रिकॉर्ड कर लूँगा। आई विल रिकॉर्ड 20,000 का फीस इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों साहब, आपको मिले है क्या? नहीं, मुझे मिले नहीं है, लेकिन ये अक्रू तो हो गया। एज ऑन 31 मार्च मैंने 2 महीने गला फाड़ फाड़ के आपको ज्ञान बांटा है, ज्ञान बीड़ी का धुआं उड़ाया है आप पे, आपको मैंने झकास एकदम अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी सिखाई है। तो ये तो मेरी इनकम होनी चाहिए, इनकम ड्यू होनी चाहिए। भले ही मुझे मिला नहीं है, भले ही अभी तक कैश नहीं आई है, लेकिन ये इनकम तो हमारी ही है ना। तो फिर इसे हम अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे हम अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे और 20,000 का फीस इसी साल में मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में ले लूँगा। 20,000 का रेवेन्यू इसी साल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये था बेटा अक्रूवल कंसेप्ट, ये था अक्रूवल कंसेप्ट। और इसी के विपरीत एक होता है कैश कंसेप्ट। ठीक है, इसी के विपरीत होता है कैश कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस। अगर हमने पैसा आया है, अगर आपको ये 20,000 नहीं आया है तो ये आपकी इनकम नहीं है अभी, और अगर ये हमने किसी को पेमेंट कर दिया है तो वो हमारा एक्सपेंस है। पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, पैसा गया तो रिकॉर्ड करो। मतलब ये सिंपल है, पैसा आया तो इनकम रिकॉर्ड करो, पैसा गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, पैसा आया हो या ना आया हो, लेकिन ड्यू हो गया है तो रिकॉर्ड कर लो, ड्यू हो गया है तो रिकॉर्ड कर लो। ये जैसे हमने इनकम देखा, उसी तरह एक्सपेंस भी हो सकता है, उसी तरह हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। मान लो अपना मार्च का रेंट है, मार्च का रेंट था अपना 50,000 रुपये जो हमें पे करना था, लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया तो हमने मार्च में रेंट पे नहीं किया, हमने मार्च में 50,000 का रेंट पे नहीं किया, वो अभी किया हमने अगस्त में। ठीक है, तो क्या ये जो 50,000 है ये इस साल का खर्चा मानेंगे या पिछले साल का खर्चा मानेंगे? हमने पे कब किया है, इस साल में पे किया है, लेकिन खर्चा है कब का, पिछले साल का। एक्सपेंस ड्यू कब हुआ था, 31 मार्च 2020 को एक्सपेंस ड्यू हो गया था। तो कानूनन, कायदे से हमने पैसा भरना कब चाहिए था, 31 मार्च को, या भरना कभी भी हो, लेकिन खर्चा है कब का, कौन से पीरियड का खर्चा है, मार्च 2020 का। तो फिर एक्सपेंस ड्यू हो गया, भले ही हमने वो कैश में पे किया हो, नहीं किया हो, कब जब भी पे किया हो वो अलग बात है, सेटलमेंट अलग है, ट्रांजैक्शन कब हुआ वो अलग है, लेकिन एक्सपेंस ड्यू कब हुआ, ड्यू तो सर मार्च में ही हो गया था, बेनिफिट हमने कब ले लिया, मार्च में ही ले लिया, तो फिर ये क्या हो गया, अक्रीव हो गया, ये एक्सपेंस अक्रीव हो गया और इसे हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे खर्चा बोल के बुक कर लेंगे, इसे खर्चा मान लेंगे हम। ठीक है, कॉपी कर लो इतना।
मतलब अक्रूवल ने क्या बोला, कैश प्लस क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना है। इसका और एक नाम है मर्केंटाइल, मर्केंटाइल। हुआ लिख के? ओके चलो ग्रेट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे प्रिंसिपल्स जो हमने अभी तक पढ़े, एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं उसका। हमने देखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने उसमें से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे है। पहला जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा देखा हमने, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। साहब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, चलो रिपीट करो, जोर जोर से बोलो, क्लास की घर की दीवारें हिलनी चाहिए, सुनाई देना चाहिए। चलो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स या ऑल द ट्रांजेक्शन शाल बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करो, अगर वो मनी के फॉर्म में है तो ही आपके बुक्स में उसे रिकॉर्ड करना है। ऑल द ट्रांजेक्शन शाल बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो मनी के फॉर्म में क्वांटिफाइबल नहीं हो सकता है तो क्या उसे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, उसे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है, हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा। तो ये डुअल एस्पेक्ट को अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जब हमारी नोट्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है साहब कि वैसे तो हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक के चलेगा, लेकिन हम बुक्स हमारी एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाते हैं। वैसे हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है कि हमारा बिजनेस शाश्वत लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन फिर भी हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक एक साल के लिए बनाएंगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आज की हमारी करंट सिचुएशन क्या है, ये हमें टाइम टू टाइम देखनी है। इसीलिए हमने यूज किया है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और इंडिया में कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर? नो सर, क्या बोल रहे हो, फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं साहब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। उसके बाद हमने देखा साहब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, दगड्या वेगळा है आणि त्याचा बिझनेस वेगळा है। दगड़ू और उसका बिजनेस, बिजनेसमैन एंड दी एंटिटी बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस के खर्चे अलग, ओनर के खर्चे अलग। तो बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो क्या है, कैपिटल। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, तो हम किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, दगड़ू की कि दगड़ू पेन हाउस की? दगड़ू पेन हाउस की। हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हमने देखा था फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या था, बोलो जी बोलो, बोलते क्यों नहीं? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। साहब असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद आ रहा क्या जी तुमको? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर असेट बढ़ता, अगर हमारे बुक्स में असेट्स बढ़ता तो इधर कैपिटल और लायबिलिटी को कुछ होता क्या?
अगर हमारे बुक्स में असेट थोड़ा सा बढ़ता तो कैपिटल और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ता, बढ़ाना या घटाना पड़ता ना। यस सर, हमने कंक्लूजन देखे थे, दो दो इक्वेशन, दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल्स देखे थे, हमने असेट्स बढ़ाई थी, तो क्या हो सकता है, एक दूसरी असेट कम हुई होंगी, कैश में ली होगी तो एक असेट बढ़ी, दूसरी असेट कम हुई, बैलेंस शीट टैली, इक्वेशन टैली। या ऐसा हो सकता है साहब, एक असेट बढ़ी तो उधर लाइबिलिटी बढ़ गई तो भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा था, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा था। फिर उसके बाद सर हमने देखा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि साहब भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो, भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो, लेकिन 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 भविष्य में होने वाले लॉस को आज की आज, अभी के अभी रिकॉर्ड कर लो। इसे हमने क्या कहा था, कंजर्वेटिज्म। इसे ही हम कहते हैं प्रूडेंस, इसे ही हम कहते हैं प्रूडेंस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। साहब हमारे बैलेंस शीट में जो असेट्स है उसे पुरानी वैल्यू पे ही दिखाओ। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये भी वही बोलता है, जब तक हमें मार्केट वैल्यू रियलाइज नहीं होती है हमने हमारी असेट्स को वैल्यू नहीं करना है, ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये क्या बोलता है, साहब चिंदी बातों को छोड़ो, चिंदी चिंदी अमाउंट को छोड़ो, ऐसी बातें जिसके वजह से हमारे अकाउंटेंट का सिर्फ काम बढ़ेगा, या फिर ऐसी बातें जिसका हमारे डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं है, उसे इग्नोर करो। इग्नोर इट, इग्नोर करो। क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे कोई आपको इग्नोर करता है उसी तरह आपको भी इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट। कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि असेट्स को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है साहब, वो सारा खर्चा उस असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो। पर्टिकुलर असेट्स को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है साहब, वो सारा खर्चा कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट हमने देखा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगैलिटी को साइड में रखो साहब, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या है वो देखो। लीगैलिटी अलग है और ओरिजिनलिटी अलग है। बी ऑथेंटिक साहब, ओरिजिनल में क्या ट्रांजैक्शन है उस पर ध्यान दो। वो गाड़ी है ना, भले ही होंगी मेरे फादर के नाम पे रजिस्टर्ड, लेकिन उसका मालिक मैं हूं, मैं चाहूँ तो उसे ले जाऊंगा, मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ उस बाइक के साथ। यस। बाद में हमने देखा मैचिंग कंसेप्ट। सारे एक्सपेंसेस और इनकम मैच करने हैं हमें, मतलब जिस पीरियड का एक्सपेंस है, जिस पीरियड का इनकम है, उसी पीरियड में हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहला अजम्पशन था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोल रहा था कि साहब जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा बिजनेस चलता दौड़ता फिरता रहेगा, बिजनेस बंद करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है साहब, हम बिजनेस करते रहेंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। उसके बाद में सर कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी क्या है सर कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि सर आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एक बार फॉलो करना चालू कर दिए, उसे फॉलो करते रहिए करते रहिए करते रहिए। नेक्स्ट था अक्रूवल कंसेप्ट, ये तो अभी अभी ही पढ़ा है हमने, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह ख़त्म होते हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हमारे नोट्स में से भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी जितना भी इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ लिया है। अच्छा, कंसिस्टेंसी में हमने क्या बोला कि हमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, ठीक है, ठीक है। एक पीरियड से अगले पीरियड तक के हमें सेम ही पॉलिसीज फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि टू अचीव द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करते आने चाहिए एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने बोले थे। कौन से एक्सेप्शंस है?
टू ब्रिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हो सकता है कि कोई अभी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया हो, या हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट आया हो, या हो सकता है कोई स्टैट्यूटरी नॉर्म्स आए हो, तो हमें उसे कंप्लाई करने के लिए हमें 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 हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करना पड़ सकता है। कोई रूल आया हो, कोई रेगुलेशन आया हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आया हो, तो उसे कंप्लाई करने के लिए, उसे अमल में लाने के लिए हो सकता है कि हमें हमारी पॉलिसीज चेंज करना पड़े, तो ये अलाउड है। नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, वही है। पहला क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई इशू हुआ तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए। सेकेंड बोलता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कोई नया लॉ आया है तो उसे कंप्लाई करने के लिए। थर्ड, व्हेन अंडर चेंज्ड सम सर्कमस्टेंसेस इट इज फेल्ट दैट द न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ऐसा हो सकता है कि अब हमने तो पॉलिसी 4 साल पहले डिसाइड की थी, 4 साल पहले की और आज की सिचुएशन अलग हो सकती है। 4 साल पहले की पिछले साल की और इस साल की सिचुएशन अलग है। वो भी क्या दिन थे जब हमें 6-8 घंटा स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता, और ये भी क्या दिन है घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सिचुएशन चेंज हो रही है ना, सिचुएशंस आर गेटिंग चेंज ड्रास्टिकली। तो चेंज सिनारियो को ध्यान में रखते हुए, चेंज सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, ऐसा हो सकता है कि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर पिक्चर पाना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, इसलिए भी हम हमारी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमें कंसिस्टेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, एक ही मेथड्स फॉलो करनी है, लेकिन हम 3 बातों में चेंज कर सकते हैं। कौन सी? टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, to fulfill the requirement of accounting standard, या to get the better picture, to get the better and clearer, true and fair picture of our financial statements। ठीक है, तो इन 3 बातों के लिए हम हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, अरे शिट 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 शिट, ठीक है, वही हमने जो पढ़ा, दे शुड बी रियल अजम्पशन, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, यही सारी बातें हमने की है। ठीक है, हमने एंटिटी कंसेप्ट देखा कि ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है, ओनर एंड एंटिटी आर 2 डिफरेंट। ठीक है, बाद में हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी देखा, एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट आर व्यूड ऑन एज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये जो पहले 2 कंसेप्ट है उन्हें बेसिक पकड़ना है। बाद में हमने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट देखा है, जिसे हमने नाम दिया था डेफिनाइट अकाउंटिंग पीरियड। हमने अक्रूवल कंसेप्ट देखा है ना, मैचिंग कंसेप्ट देखा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट देखा है, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो सारी बातें जो जो हमने देखी है वो सारी बातें इसमें लिखी है, उस सारी बातें इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये क्या बोलता है कि डबल एंट्री बुक्स कीपिंग है, तो हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने वाले हैं, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने वाले हैं। मान लो अगर हमारी असेट्स बढ़ती है तो हो सकता है दूसरी असेट कम होगी। मान लो हमने मोबाइल खरीदा, तो क्या हुआ, हमारी एक असेट बढ़ी, हमने कैश पे कर दिया तो इसका मतलब हमारी कैश कम हुई। एक असेट बढ़ी तो एक असेट कम हुई, असेट बढ़ी तो हो सकता है लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है। मान लेते हमने मोबाइल खरीदा तो हमारी असेट बढ़ी, लेकिन हमने क्रेडिट पे खरीदा तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी, है ना। हो सकता है असेट कम हुई तो दूसरी असेट इंक्रीज होंगी, हमारी कैश कम हुई तो मोबाइल आ गया, एक असेट कम हुई तो दूसरी असेट बढ़ गई। तो ये सिंपल है, चारों 7-8 बातें वही है, घुमा फिरा के वही बात करती है। और इसमें तो हमने नंबर्स के साथ भी देखा था, कौन से कंसेप्ट में, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट के जरिए। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, कंसिस्टेंसी, सारी वही बातें हैं। मटेरियलिटी, वही बातें हो रही है। ठीक है, ओके। तो एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो एक बार की बात है,
ये कौन है अपने गजराज हाथी। तो एक बार की बात है, एक इंसान रास्ते से जा रहा था, उस सर्कस चालू थी, सर्कस के बाहर सर्कस वालों की जो छोटी छोटी हट्स होते हैं, झोपड़ी होती है जहाँ पे सर्कस वाले रुकते हैं, शहर से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो सर्कस करते हैं। तो सर्कस के पंडाल के बाहर एक हाथी था और वो हाथी सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ था, गले में नहीं आती है रस्सी, यहाँ पैर में आती है। तो वो हाथी एक रस्सी से बंधा हुआ था, सादी रस्सी अपनी। तो वो इंसान जिसने उस हाथी को रस्सी से बंधा हुआ देखा, वो उस सर्कस वाले को पूछता है, क्या हो भैया, ये हाथी तो इतना बड़ा है, इसमें तो इतनी ताकत है, तो क्या ये रस्सी तोड़ के भाग नहीं सकता है? क्या इसे अपनी आज़ादी पसंद नहीं है? तो इस पे उस सर्कस वाले ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखना है कि बेशक आपने सही कहा है, ये हाथी ये रस्सी तो क्या, एक लोहे की संखली, एक लोहे की चेन भी तोड़ सकता है। फिर उस इंसान ने बोला, जब वो तोड़ सकता है तो आपने इसे रस्सी से कैसे बांध के छोड़ दिया, वो तो रातों रात भाग जाएगा। तो उस सर्कस वाले ने कहा नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि सर्कस वाले ने कहा जब वो हाथी छोटा था तब हमने उसे इसी रस्सी से बांधा था, और तब ये रस्सी सफिशिएंट थी, तब इस रस्सी में बहुत ज़्यादा दम था कि ये उस छोटे से हाथी को बांध के रखे, या यूँ कहो कि उस छोटे हाथी में तब इतना दम नहीं था कि वो इस रस्सी को तोड़ दे, ठीक है। तो उस छोटे हाथी ने उसके बचपन में बहुत कोशिश की, और फिर वो कोशिश करने के बाद में वो इस कंक्लूजन पे आया कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। अब जब वो बड़ा हो गया है तब भी उसके माइंड में यही है कि ये रस्सी उससे नहीं टूटेगी। तो मेरे दोस्तों, ये स्टोरी कहने का एक मॉरल ये था, इस स्टोरी को बताने का कारण ये था कि इंसान जितना चाहे उतना ऊपर उठ सकता है, लेकिन हर इंसान ऊपर उठता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कुछ ऐसी ही रस्सियां बांधे रखी है उसने अपने पैरों में, उसने खुद की लिमिटेशंस लगा रखी है। आपने आपकी खुद की लिमिटेशंस, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी खुद की लिमिटेशंस, जो आपने इमेजिनरी लिमिटेशंस बना रखी है, वही लिमिटेशंस आपको लाइफ में रोकती है। तो जितना बड़ा सोचोगे, जितना ब्रॉड सोचोगे, सब कुछ मुमकिन है। जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये रहा है, रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।